तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए फ्रेश लेक्चर में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 को खत्म करेंगे पूरी तरह से। सारे कंसेप्ट सारे चीज को कवर अप कर लेंगे आज के इस क्लास में। तो आप हमारे साथ बने रहेगा बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आप क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम देने वाले हो। तो ट्राई करता हूँ कि आज के इस क्लास में मैं सारा का सारा लेक्चर्स को इलेक्ट्रिसिटी के थ्योरी पार्ट को खत्म कर दूँ। और न्यूमेरिकल्स के लिए हमने बहुत सारे वीडियोस डाल रखे, वो आप देखिएगा और नए भी कुछ क्वेश्चंस लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा चार्ज क्या है। तो पहले आप टॉपिक बनाएंगे चार्ज। तो याद रखिएगा, चार्ज को हम डिनोट करेंगे कैपिटल क्यू से, ये आगे देख लेंगे। चार्ज, तो चार्ज क्या है? इट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर का ये क्या है? एक फंडामेंटल पार्टिकल है, बहुत ही छोटा एक पार्टिकल है, जिससे ही सारा हमारा इलेक्ट्रिसिटी का ये फॉर्म है। अब देखो, सबसे पहली बात आप समझोगे, चार्ज, अगर जो मैं चार्ज की बात करूं, अगर जो चार्ज हमारा रेस्ट में है बच्चों, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैट। तो जब चार्ज रेस्ट में रहती है तो वो सब क्या प्रोड्यूस कर सकती है? वो बस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करा सकती है। लेकिन जब चार्ज मोशन में आ जाती है बच्चों, जब चार्ज मोशन में आ जाती है तो चार्ज क्या प्रोड्यूस करती है? मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है ना। अब ये भी डिपेंड करता है, अगर जो यूनिफॉर्म मोशन है, और जो चार्ज की यूनिफॉर्म मोशन है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कराएगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसमें ही है, मैग्नेटिक फील्ड में आप यहाँ पे लिख लीजिए ई एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को वैसे हम लोग बी से डिनोट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जो यूनिफॉर्म मोशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अगर जो एक्सेलरेटेड मोशन है तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे कि यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज, ये सब को हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना बच्चों। अब ये चार्ज हो गए। बेसिकली चार्ज को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? अगर जो कैपिटल क्यू है तो हम लोग इसको बोलेंगे नेट चार्ज। ठीक है बच्चों, नेट चार्ज हो गई। अगर जो हम स्मॉल क्यू लिखेंगे तो इसको बोलेंगे यूनिट चार्ज। अगर जो हम लोग क्यू नॉट कहीं लिखेंगे तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे, इसको कहा जाता है टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज का नेचर कैसा होता है बच्चों? टेस्ट चार्ज का नेचर होता है पॉजिटिव नेचर का, याद रखना। हमेशा टेस्ट चार्ज हम लोग पॉजिटिव नेचर लेकर के ही आगे समझते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो ये चार्ज है। दूसरी पॉइंट क्या, चार्ज क्या है बच्चों? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज क्या है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी होने से होता क्या है, जैसे कि कहने का मतलब है, एक जार आपके पास है, तो इसमें आपने रखा 2 कूलम की चार्ज, 3 कूलम की चार्ज, 4 कूलम की चार्ज। टोटल आपके कितने हुए बच्चों? ये एक आइसोलेटेड बॉक्स है, इसको पूरे प्रकार से शेक किया गया, इसको पूरे तरह से हिलाया गया चार्ज को। तो हिलाने के बाद ये देखा गया बच्चों कि चार्ज जो है, अगर जो चार्ज मान लीजिए कुछ पार्ट में स्प्लिट हो गई, 2, 1, 3, 4 टुकड़े में बट गई, तो बच्चों यहाँ पे जितना चार्ज है, यहाँ पे कितना चार्ज है? 4 और 3 7 और 2 10 कूलम की चार्ज है। और यहाँ पे कितनी होनी चाहिए बच्चों? यहाँ पे भी 10 कूलम की चार्ज होनी चाहिए। इसलिए हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है ना। चार्ज जो होती है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की, चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहती है। चार्ज हमेशा क्या रहती है बच्चों? कंजर्व रहती है। तो 3 2 5 6, तो ये कितना हो जाना चाहिए? 4 हो जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज क्या रहेगी? हमेशा कंजर्व्ड रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। ठीक है ना। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहेगी। ठीक है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट बच्चों जो बात करें, एक और प्रॉपर्टी हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब समझना बच्चों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो होता है हमारा, इसमें ये बताया गया कि चार्ज ऑलवेज presents in integral multiple of fundamental charge is always present in integral multiple of fundamental particle। और फंडामेंटल पार्टिकल हमारा क्या बच्चों? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, दैट इज चार्ज ऑफ
इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। और बच्चों चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। वैसे तो ये सब चीज हो गया। अब कि चार्ज जब भी प्रेजेंट होगी बच्चों वो इंटीजर्स की फॉर्म में होगी, इसके मल्टीपल में। कहने का मतलब अगर जो चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है तो दूसरा चार्ज कौन सा पॉसिबल हो सकता है, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये कभी भी चार्ज कभी भी 2/3 4/3 फ्रैक्शंस में नहीं रहेंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है, क्लियर है। चार्ज कभी भी हमारा रेशियोज में प्रेजेंट नहीं होगी, 2/3 4/3, इस रेशियोज में चार्ज कभी भी हमारी प्रेजेंट नहीं होगी। चार्ज हमेशा कैसे रहेगी बच्चों, चार्ज हमेशा फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ इंटीजर। अब इसको आप कैसे कह सकते हो, ये यहाँ पे देखो ये 2 इंटू 1.6 है ना, वैसे 3 इंटू करेंगे तो 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसी फॉर्म में चार्ज हमारे आगे की तरफ जाएगी। अब देखो कुछ कुछ बेसिक चीज ये हो गया तो बच्चों लिखो, फिर मैं इसको मिटाता हूँ, कुछ और बेसिक चीज को कवर अप करेंगे। अब देखो चार्ज की और प्रॉपर्टी के बारे में आप बात करोगे बच्चों तो चार्ज बेसिकली दो प्रकार की होती है। चार्ज इज ऑफ टू टाइप, दो तरह की चार्ज होती है। पहला चार्ज होता है हमारा पॉजिटिव, है ना, जिसको हम लोग बेसिकली प्रोटोन समझ के चलेंगे। दूसरा चार्ज होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज होती है हमारी, है ना। नेगेटिव चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रॉन समझते हैं बच्चों, और इस पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक और होती है, हम इसको टाइप्स में तो नहीं बोलते हैं लेकिन न्यूट्रल बोलते हैं। न्यूट्रल में चार्ज क्या होगी बच्चों, चार्ज 0 रहेगी, है ना। लेकिन न्यूट्रॉन की बात करेंगे बेसिकली, इसके अंदर हम लोग न्यूट्रॉन की बात करेंगे, और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होती है बच्चों प्रोटॉन के बराबर होता है। जो मास का आप बात करोगे, नहीं मैं अगर जब मैं प्रोटॉन की मास की बात करूंगा बच्चों तो मास होता है इसका 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। देखो याद रखना कि न्यूट्रॉन के भी मास बच्चों इतनी होती है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। लेकिन यही हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं बच्चों तो इलेक्ट्रॉन का मास आप लोग देखना, इसकी मास होती है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब आउट ऑफ दिस थ्री आप ये कह सकते हो इसकी पावर माइनस में सबसे ज्यादा है, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा है, इसलिए हम लोग बोलते हैं चार्ज इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, जिसमें से इलेक्ट्रॉन हमारा सबसे ज्यादा छोटा होता है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी की आप बात करोगे बच्चों तो यहाँ पे ये कह सकते हो कि लाइक चार्ज रिपेल, कहने का मतलब है प्लस प्लस चार्ज अगर हम पास पास रखेंगे या फिर माइनस माइनस चार्ज हम अगर जब पास पास रखेंगे तो ये एक दूसरे को क्या कर देगा, रिपेल कर देगा, एक दूसरे से दूर भागेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक है ना। और जो फोर्स लगती है ना बच्चों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगती है उस फोर्स को बेसिकली हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फोर्स, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट्स, अनलाइक चार्ज क्या करेगी बच्चों, अट्रैक्ट करेगी, ठीक है ना। कहने का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव रहे हमारा या फिर पॉजिटिव नेगेटिव रहे, इसके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज है और चार्ज की ये वैल्यूज है, इन वैल्यूज को आपको अच्छे से याद रख लेनी है, ठीक है बच्चों। चलिए इतना कवर अप करिए, फिर हम वापस से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाले पॉइंट पे आते हैं। दैट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स Q इज इक्वल टू एनी वेयर Q इज नेट चार्ज, ये क्या रहेगी हमारी नेट चार्ज रहेगी। N होगा हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि किसके फॉर्म में रहेगी बच्चों, इंटीजर्स के फॉर्म में रहेगी। किसके फॉर्म में रहेगी, इंटीजर्स के फॉर्म में रहेगी। और E जो होता है हमारा ये होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब चार्ज हमेशा हमारा इंटीजर्स के फॉर्म में रहेगा। कहने का मतलब ये है, अगर जो मैं आपको एक क्वेश्चन क्वांटाइजेशन चार्ज से ऐसा बनता है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। अब देखो मैंने ये चीज़ तो नहीं लिखा है आपको कि चार्ज की यूनिट कूलम होती है, ये आप अपने आप लिख लेना, क्योंकि हम क्रैश कोर्स कहा जाए तो वन शॉट कर रहे हैं तो छोटे छोटे चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो 1 कूलम इज अ यूनिट ऑफ चार्ज।
तो बेसिकली बच्चों हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू एन, हमको यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए, यानी कि हमको n निकालना है, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई ई हो जाएगा। Q हमको कितना कहा गया बच्चा, 1 कूलम लेना, तो 1 कूलम बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, 10⁻⁻19। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट दे करके, जीरो दे करके पॉइंट से पॉइंट गायब कर देंगे, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं 10/16 इंटू 10 की पावर को ऊपर ले जाएंगे, तो ये 10 का पावर 18 लिखता हूँ मैं, एक और 10 यहाँ पे दे देता हूँ। इसको जब मैं काटूंगा तो बच्चों क्या आएगा, 6.24, है ना, 6.24 इंटू 10⁻18 वट इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे 1 कूलम चार्ज के अंदर, है ना। अब देखो एक चीज समझना बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझना इस चीज़ को, बहुत ही आसान सा चीज़ है। तो देखो मान लो कि हमने बैटरी बनाया है, देखो बच्चों बैटरी की सिंबल कुछ ऐसी होती है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा याद रख लोगे, ये बैटरी हमारी, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो एक अटैचमेंट बड़ी सी या छोटी सी चीज़ जो होती है, इसको हम लोग सेल बोलते हैं, और जब कम्बिनेशन ऑफ सेल्स हो जाती है तो इसको हम लोग बैटरी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, बैटरी बोलती है। मान लीजिए कि एक हमारे पास सर्किट है, यहाँ पे हमने कनेक्ट कराया, एक छोटा सा रजिस्टर लगा हुआ है, लेट इट बी कि ये कोई बल्ब हो, है ना। हमने यहाँ पे इसको स्विच वगैरह भी दे दिया, चलो स्विच दे दिया हमने यहाँ पे के, है ना, स्विच दे दिया हमने। अब देखो यहाँ से जो हम जानते हैं कि चार्ज हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करती है, और ये फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, तो चार्ज को इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क लगता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका डेफिनेशन, वर्क डन in moving a unit positive charge, work done in moving a unit positive charge, work done in moving a unit positive charge from infinite to that point, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि यहाँ से चार्ज को लेकर के यहाँ तक ले आने में जो वर्क लग रहा है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसी को हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे बच्चों जब आप समझोगे तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, कैप कहाँ गई, देखो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बच्चों V से डिनोट किया जाएगा, और हमने क्या बोला, एक चार्ज को इस पॉइंट से उस पॉइंट में ले जाने में, तो लिखेंगे W/Q। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या आ गया बच्चों, फॉर्मूला आ गया, V इज इक्वल टू W/Q। इसकी यूनिट की हम बात करेंगे बच्चों, तो यूनिट क्या हो जाएगा, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो जूल पर चार्ज का क्या होता है बच्चों, कूलम, जूल पर कूलम इसकी यूनिट हो गई, और इसी का इन्वेंशन वोल्टा ने किया था, तो इसको हम लोग कह देंगे वोल्ट। तो यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर कूलम और वोल्ट। और जो पोटेंशियल का बात करोगे बच्चों, तो ये भी देखो एक वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी का स्केलर क्वांटिटी होता है, चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर से स्केलर को डिवाइड करोगे तो आपको एक स्केलर क्वांटिटी ही मिलेगी, है ना। तो ये भी एक क्या है, पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देखेंगे बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग बच्चों देखने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, तो हमने क्या किया बच्चों, चार्ज को यहां से वहां तक फ्लो कराया, ये जो चार्ज को फ्लो कराया उसको हमने पोटेंशियल डिफरेंस कह दिया। लेकिन ये जो चार्ज फ्लो हो रही थी बच्चों, है ना, इस फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग क्या बोलेंगे, इस फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं द इलेक्ट्रिक करंट को हम I से डिनोट करेंगे, लिखेंगे द फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है ना, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा I इज इक्वल टू Q/T, ठीक है ना, I इज इक्वल टू Q/T। बच्चों इसकी यूनिट की बात करेंगे हम लोग, तो यूनिट क्या हो जाएगा, देखो इसकी यूनिट हो जाएगा हमारा, चार्ज का होता है कूलम पर सेकेंड, और इसी कूलम पर सेकेंड का इन्वेंशन कर दिया एक और साइंटिस्ट ने जिनका नाम था एम्पियर, तो अपने नाम पे रख देंगे यूनिट इसकी एम्पियर। तो करंट का यूनिट हमारा क्या हो जाता है, एम्पियर हो जाता है, इस चीज़ को याद रखना। दूसरी बात यहाँ पे एक चीज़ समझना बच्चों कि
अब यहाँ पे देखो करंट है, ये भी चार्ज बाय टाइम, टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी, तो करंट भी क्या आ जाएगी, करंट भी हमारा स्केलर क्वांटिटी ही कहलाएगा। करंट इज स्केलर, करंट इज स्केलर। क्यों स्केलर? देखो अब बोलोगे सर करंट में तो हमारा अगर जो कोई वायर है तो उसमें डायरेक्शन भी होती है ना, और इसके पास तो मैग्नीट्यूड भी है, जो 5 एम्पीयर लिख रहे हैं यानी कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है। जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो इसको मैं वेक्टर क्यों नहीं कह रहे, इसको वेक्टर इसलिए नहीं कहते बेटा क्योंकि ये लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है। आप सीनियर क्लास में जाओगे तो समझोगे। अब देखो मान लो कि यहाँ से मैं चार्ज ऐसे कोई वायर को स्प्लिट करा दिया, तो अगर जो यहाँ पे मान लो ये 5 एम्पीयर की करंट है बच्चों, तो ये करंट अब स्प्लिट हो जाएगी, दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगी। जैसे मान लो ऊपर गया 2 एम्पीयर, तो नीचे कितना जाना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाएंगे तो नीचे हमारे जाना चाहिए 3 एम्पीयर की करंट। तो करंट जो है हमारा आराम से स्प्लिट हो सकता है और हम इसको ऐड भी डायरेक्टली कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट भी डायरेक्टली कर सकते हैं। जब किसी चीज को जनरली ऐड करते हैं, जनरली सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो वैसा क्वांटिटी हमारा क्या हो जाता है, स्केलर हो जाता है। लेकिन यही अगर जो दो करंट ऐसे रहता है 2 एम्पियर का और ऐसे रहता है 2 एम्पियर का, तो बच्चों रिजल्टेंट इसके बीच से आता है, ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो ये लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है ना, इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, डेफिनेशन हो गया आपका, यूनिट हो गया आपका, और ये क्यू स्केलर है ये भी मैंने आपको समझा दिया। लेकिन कहीं पे बच्चों अगर जो ये टेंसर क्वांटिटी लिखा जाए और जो एग्जाम में आपका टेंसर क्वांटिटी दिया है, तो आप स्केलर ना करते हुए टेंसर को टिक करना है, क्योंकि टेंसर क्वांटिटी एक थर्ड प्रकार का क्वांटिटी होता है जिसमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमारी स्केलर नहीं होगी, यानी कि उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका इलेक्ट्रिक करंट हो गया है, ठीक है ना। देखो अभी हमने बच्चों देखा, हमने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा हमने, है ना। और मैं स्प्लिट करना चाहूँगा बोर्ड को, और हमने देखा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। और देखना बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होती है बेसिकली हम वोल्टेज से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, ये वोल्टेज हमारा होता है। अब किसी भी सर्किट में कितनी, जैसे आप जानते होगे बोर्ड में आप जाते होगे, यानी कि बोर्ड यानी कि इलेक्ट्रिक बोर्ड की तरफ जाते हो, तो उसमें 220 वोल्ट की वोल्टेज हमारी आती है, ठीक है ना। बेसिकली 220 वोल्ट तो नहीं होती, उससे ज़्यादा ही होती है, ठीक है ना। जब AC DC का फर्क पड़ेंगे तब वहाँ समझेंगे। तो देखो वोल्टेज को मेजर करने के लिए तो एक डिवाइस होना चाहिए, इसका मेजरमेंट तो करेंगे ना, तो मेजर जो इसको करते हैं उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है ना। सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक करंट जो आएगी हमारी, जो इलेक्ट्रिक करंट जो आएगी, इसको भी तो मेजर करने के लिए एक डिवाइस होना चाहिए ना। तो इसको जो हम लोग मेजर करेंगे, इसको जो हम लोग मेजर करेंगे, इस डिवाइस को कहा जाता है एमीटर, ठीक है ना। अब देखो अब ये डिवाइस जो होती है कैसे कनेक्ट करते हैं। दूसरा बात आपको ये याद रखना है कि वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर इज always connected in parallel, इसको हमेशा पैरेलली कनेक्ट करते हैं। क्यों कनेक्ट करते हैं ये आगे आपको समझ में आएगा। सिमिलरली एमीटर, एमीटर जो होता है बच्चों हमारा, इसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। अब आप बोलोगे सर ये सीरीज पैरेलल क्या हो गया, कोई बात नहीं, समझेंगे आगे। अभी के लिए बस आप इतना पॉइंट ऐड करो कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलली कनेक्ट करता है। देखो पैरेलली क्या है, अगर जो कोई वायर है और जो वो दो पार्ट में स्प्लिट हो गई वायर, यहाँ से करंट जा रही है और जो करंट दो पार्ट में स्प्लिट हो गई, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं पैरेलल, ठीक है ना। अगर जो वायर हमारी जा रही है स्ट्रेट वायर में ही जा रही है, कहने का मतलब यहाँ पे आपने लगा लिया टेलीविज़न, यहाँ पे आपने लगा लिया फैन, यानी कि सारे का सारे चीज़ सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है ना। ऐसे कनेक्शन को हम लोग सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एक सिंपल सा वायर जो रहता है उसको हम लोग सीरीज कनेक्शन कहते हैं। अभी के लिए बस आप इतना याद रखो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक सिंपल सा सवाल देखेंगे बच्चों हम लोग, ठीक है। सवाल है कुछ इस प्रकार का, यहीं पे कर लेते हैं। सवाल है इस प्रकार का, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 2.5 एम। एक कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है बच्चों, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है इसमें कितना करंट लग रहा है, इसमें करंट लग रही है हमारी 0.25 एम्पेयर का करंट लगता है उसमें, ठीक है ना। और ये चल रही है कितने मिनट तक, फॉर 20 मिनट तक, ये 20 मिनट तक चल रही है। तब आपको बताना है कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द करंट, हमको चार्ज निकालने के कितना चार्ज फ्लो कर रही है। अब देखो बच्चों करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू, आपने क्या लिखा है,
Q बाई टी लिखा है। अब देखो आपको करंट भी दे के आपको चार्ज निकालनी है, करंट दे के रखी है और टाइम दे के रखी है। अब याद रखना बच्चों, अपने जो यूनिट निकाली है करंट की यूनिट और चार्ज की यूनिट, वो कूलम में होती है ना, या फिर सेकंड में, है ना। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमको निकालना है चार्ज, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, I इंटू टी हो जाएगा। याद रखना टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड होती है, तो इसको आपको सेकंड में बदलना है। तो करंट है हमारे पास कितना 0.25, टाइम को करेंगे 20 इंटू 60, क्योंकि एक मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती है ना। तो बस इसको सॉल्व कर लो। इसको जब आप सॉल्व करोगे बच्चों तो आपके पास कितना आ जाएगा 300, कितना आ रहा है 300 कूलम। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिए, है ना। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम लोग बात करने वाले बच्चों इलेक्ट्रिक करंट की, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन वगैरह सब देख लिया। अब हम लोग टॉपिक बनाएंगे डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन आखिर होगी क्या, चलिए देखते हैं। तो देखो मान लो कि मैंने एक कंडक्टर लिया, मैंने क्या लिया बच्चों, एक कंडक्टर लिया। आपको पता है कंडक्टर होता क्या है, कंडक्टर वो होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जाती है। हम अगर जो कंडक्टर का बात कर रहे हैं बच्चों, कंडक्टर का बात कर रहे हैं, तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, 10⁻28 पर यूनिट क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर बात किया जाए तो इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर। लेकिन जब हम सेमी कंडक्टर की बात करते हैं बच्चों, सेमी कंडक्टर, तो सेमी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतना ज़्यादा नहीं होते, ठीक है ना, थोड़े बहुत होते हैं, उतना ज़्यादा नहीं। और इंसुलेटर के पास तो बिल्कुल ही नहीं होते हैं, इंसुलेटर के पास तो बिल्कुल भी होते ही नहीं। इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या होते हैं बच्चों, कम होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट होने के कारण ही इसको कंडक्टर कहा जाता है। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो ये सब क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स में कौन सी चार्ज होती है, नेगेटिव चार्ज होती है ना। इलेक्ट्रॉन में कौन सी चार्ज होती है, नेगेटिव चार्ज होती है। अब देखो ये कोई कंडक्टर था जिसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे। मैंने अब क्या किया बच्चों, इसको इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई से यहाँ पे मान लो एक सेल लगाया और इसको हमने करंट सप्लाई कर दी। जैसे मैंने इसको करंट सप्लाई किया बच्चों, तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज जो फ्लो होने लगता है, हमने क्या पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में चार्ज की फ्लो हो रही है, एक वर्क लग रहा है। अब जो वर्क लग रहा है बच्चों, चार्ज जो फ्लो कर रही है, इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा जानना बच्चों, ये हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करती है, पॉजिटिव चार्ज को सपोर्ट करती है। याद रखना ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, सपोर्ट करता है, और नेगेटिव को अपोज करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के कारण क्या हुआ बच्चों, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो गए, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिला कि इलेक्ट्रॉन्स की जो फ्लो हुई, तो करंट को यहाँ पे दो पार्ट में स्प्लिट किया जाता है। पहला मूवमेंट के आधार पे करंट को दो पार्ट में स्प्लिट किया। पहला जो इलेक्ट्रॉन का मोशन हुआ, इसको कहा गया इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है ना। तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी वो हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक करंट। इसकी डायरेक्शन की बात करोगे आप तो बोलोगे नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि देखो ये नेगेटिव टर्मिनल था, तो नेगेटिव टर्मिनल से कहाँ आ रही है, ये सारे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आना चाह रहे हैं, तो इसकी डायरेक्शन होगी नेगेटिव से पॉजिटिव। दूसरा करंट जो हुआ, जिसमें हम लोग बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज लेकर के चल रहे हैं, उसको कहा जाता है कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट। तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या हुआ बच्चों, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं उसमें हम कन्वेंशनल करंट को ही कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। तो ये बात को याद रखना, दो तरह की इलेक्ट्रिक करंट, एक इलेक्ट्रॉनिक करंट जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक क्यों हुआ, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। और ये क्या हुआ, अगेंस्ट द इलेक्ट्रॉन्स के अगेंस्ट जो हम लोग ले रहे हैं उसको कन्वेंशनल करंट बोलते हैं, और बेसिकली हम लोग कन्वेंशनल करंट ही पढ़ाई करते हैं, ठीक है। चलिए इसको देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का कहने का मतलब है जो हमारे घर में, जो हाउस होल्ड जो घर हमारी होती है, उसमें जो वायरिंग की जाती है वो एक तरह की क्लोज सर्किट होती है, यानी कि सारे वायर एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसे पर्टिकुलर चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, जिसके अंदर आपके रेजिस्टेंस, बल्ब, फैन, टीवी सारी चीज़ें लगे हुए रहते हैं, ठीक है ना। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं इसका, कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ। देखो इलेक्ट्रिक सर्किट जो हमने देखा यहाँ पे बच्चों, ये हुआ क्या,
बेसिकली जो मैंने समझाया आपको वही इसका डेफिनेशन हो गया। अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ अ वायर एंड अदर रेजिस्टेंस, जैसे कि इलेक्ट्रिक, टीवी, फैन, ये सब लगा रहे, एंड ए स्विच बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ अ सेल और बैटरी along which an electric current flows is called electric current। अब देखो ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है क्लोज सर्किट, है ना, और एक होता है हमारा ओपन सर्किट। अब इसको समझना होता है क्या, देखो अगर जो मैं एक सर्किट बनाऊं यहाँ पे बच्चों, ये मैंने लगा दिया रजिस्टर, ठीक है, और ये मैंने ऐसा दिया, ये मैंने लगाया बच्चों एक बैटरी, ठीक है, ये चलो बैटरी लगाया। अब देखो ये जो स्विच है ना बच्चों, ऐसे समझना है, ये स्विच को थोड़ा सा समझना है, ये स्विच, ये बेसिकली स्विच का रिप्रेजेंटेशन है। आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करना, समझ जाओगे। देखो ये दोनों के बीच में अभी गैप है, और जो मैं एक मेटेलिक नॉट लेकर के इसके अंदर डाल दूँ, पूरी तरह से फिल कर दूँ, तो ये दोनों तो टच हो जाएगा, तो करंट इजीली फ्लो करेगा। अगर जो ऐसा दिया गया है तो इसको हम लोग कहते हैं ओपन स्विच, खुला हुआ स्विच है, ठीक है ना, इसको ओपन स्विच बोलते हैं। तो ये जो सर्किट हुआ बच्चों, इसको हम लोग ओपन सर्किट बोलेंगे, और जो यहीं पे मैं यहाँ पे स्विच दे दूँ, है ना, स्विच लगा दूँ, तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोज सर्किट बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखो कुछ कुछ चीज़ें होते हैं जो हम लोग सर्किट में यूज़ करते हैं, इसके बारे में देखना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चों, आगे तो हम लोग पढ़ेंगे, अभी देख लो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस को हम लोग कुछ इस प्रकार से डिनोट करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों बल्ब, और जो बल्ब आया हमारे पास, तो बल्ब को कुछ इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है स्विच, स्विच को हम लोग कुछ इस प्रकार से डिनोट करते हैं, है ना, या फिर ऐसे, या फिर ऐसे, है ना। ये क्या हुआ बच्चों, ये हमारा ओपन स्विच, और ये हमारा क्लोज स्विच, ठीक है, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट हम लोग सीख सकते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस हो ही गया, बल्ब हो ही गया, स्विच हो ही गया, वायर तो आप समझ ही गए, सेल। अगर जो कुछ इस सेल की बात करते हैं, सेल और बैटरी, देखो अगर जो एक बना हुआ है, एक बड़ा सा पोटेंशियल, एक छोटा, देखो ये जो लंबी सी टर्मिनल होती है ये पॉजिटिव होती है, छोटी सी टर्मिनल को नेगेटिव बोलते हैं। हमेशा इसका पोटेंशियल ज़्यादा हो, इसका पोटेंशियल कम होती है। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है। और जो यही मैं कंबाइन कर दूँ, ये सेल लिया, एक सेल, इसके साथ एक और सेल को मैंने जोड़ दिया, मान लो एक और सेल को जोड़ दिया, तो ये हमारा क्या बन गया बच्चों, ये हमारा बन गया बैटरी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चीज़ देखो, अगर जो मैं वायर की कुछ बात कर रहा हूँ, अगर जो मैंने ऐसा स्ट्रेट वायर बना दिया, ठीक है, और यहाँ से ला करके ऐसे कर दिया, तो इसको बोलते हैं जॉइंट वायर, ठीक है ना। और अगर जो मैंने ऐसे वायर देखो, ऊपर से वायर को ला करके ऐसे कर दिया, ये है विदाउट जॉइंट, ये वायर है जो कि ऊपर से ओवरलैप करके जा रही है। नेक्स्ट एक और चीज़ हम लोग सीख सकते हैं, रियोस्टेट। रियोस्टेट समझना बच्चों, ये एक डिवाइस है जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। इसको रिप्रेजेंट हम लोग कुछ इस प्रकार से करेंगे, रेजिस्टेंस की ही तरह रहेगा, या तो हम इसको ऐसे एरो देके काट देंगे, या तो हम लोग इसको कुछ इस प्रकार से लाके एरो देंगे, इसको रियोस्टेट बोलते हैं, ठीक है ना, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो कुछ इसी प्रकार के चीज़ें होते हैं जो कि हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होते हैं, जिसको आप देख लीजिए, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते बच्चों, तो हमने अभी तक देख करके रखा है बहुत सारे टॉपिक। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है ओम्स लॉ, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आना फिक्स है, तो ध्यान से देखना, अब फिजिक्स में आपको मजा आने लगेगा, ठीक है ना। तो एक और चीज़ बच्चों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी इनेबल कर दीजिएगा, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन मिल जाए। दूसरी बात, आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करेगा, जाके टेलीग्राम में सर्च करिए कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस बोर्ड्स, कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस बोर्ड्स सर्च करना, आपको ग्रुप दिख जाएगी, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। लोगो हमारे चैनल वाले तो अब देखिए रखे हो, सेम वैसा ही लोगो रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग देखने वाले ओम्स लॉ, ठीक है ना। चलो देखते हैं ओम्स लॉ, तो लिखोगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग through the conductor is directly proportional to the applied
पोटेंशियल डिफरेंस, टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये है हमारे ओम्स लॉ की स्टेटमेंट। इसने ये कहा था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो टेम्परेचर वगैरह हम चेंज ना करें तो जैसे जैसे हम करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा पोटेंशियल भी बढ़ता चला जाएगा। तो कहने का मतलब है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो इसके साथ आएगा कांस्टेंट, जिसको हम लोग R कहते हैं। ये R क्या है बच्चों, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है ना। अब देखो रेजिस्टेंस जो आई बच्चों, जो R आया हमारा, ठीक है ना, ये R इज इक्वल टू हुआ क्या, V बाई आई हो गई। अब जो हम ग्राफ बनाने का कोशिश करें बच्चों, तो हम ग्राफ बनाएंगे किसके बीच में, V और I के बीच में, है ना। तो आपको यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन मिलेगी बच्चों, देखो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमेशा याद रखना दोनों एक्सिस के बीच से निकलती है प्रोपोर्शनल की ग्राफ। ठीक है ना। लेकिन ये हमको दे क्या रहा है, अगर जो मैं V बाई आई करूँ, जो मैं टेन थीटा लगाऊँ, मान लो यहाँ पे थीटा है और जो मैं टेन थीटा लगाऊँ, तो आपको पता है ना टेन थीटा लगाने से स्लोप मिलता है। तो इसका स्लोप हमको क्या देगा बच्चों, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर में क्या है, V है, और बेस में क्या है, I है, और V बाई देती क्या है, रेजिस्टेंस। यानी कि ग्राफ क्या दे रहा है हमको, रेजिस्टेंस दे रहा है। ठीक है। अब इसी पे एक क्वेश्चन बच्चों ऐसा बना हुआ है, पहले एक दो बार आ चुकी है क्वेश्चन। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे हमारा करंट है। मान लो कि दो ऐसे दे करके रखी हुई है, कहने का मतलब है एक R1 है, यहाँ पे है R2, और एक और दे करके रखी है R3। आपको ये पूछा जाएगा कि तीनों में से ज्यादा रेजिस्टेंस किसका है, विच इज हैविंग मोर रेजिस्टेंस, ज्यादा रेजिस्टेंस है कहाँ पे आखिरकार। देखो वोल्टेज है, ये है। इसकी स्लोप की बात करो बच्चों, ये वाले की स्लोप के बारे में, तो देख रहा इसका करंट यहाँ पे आकर के कहीं रुक रहा है ना। ये करंट की इक्वेशन होगी, मान लो ये 2 4 6 8 कुछ इस प्रकार से। इसका करंट की, इसकी स्लोप की बात करोगे तो इसका करंट यहाँ पे आ रहा है ना। और इसकी स्लोप की बात करें तो इसका करंट यहाँ पे आ रहा है। तो सबसे ज्यादा करंट किसका आ रहा है बच्चों, सबसे ज्यादा करंट आ रहा है R3 का। तो हम यहाँ से एक बात लिख रहे हैं कि स्लोप जिसकी ज्यादा है उसका करंट कम है। जिसकी स्लोप यानी कि एंगल थीटा, स्लोप जैसे जैसे घटता चला जा रहा है, हमारा रेजिस्टेंस क्या होते जा रहा है बच्चों, रेजिस्टेंस हमारा क्या हो गया, घटता चला जा रहा है। विथ डिक्रीज इन स्लोप, स्लोप जैसे जैसे घटता चला जा रहा है हमारा करंट बढ़ता चला। करंट बढ़ना मतलब क्या है, रुकावट कम होना। तो याद रखना स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। स्लोप ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा। हमको सबसे ज्यादा दिख रहा है किसका, R1 का। तो R1 का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा। तो हम ऑर्डर अगर जो बनाना चाहे बच्चों, तो R1 इज ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3, है ना। कभी कभी ना ये ग्राफ को ऊपर और नीचे भी दे देता है, तो उसके हिसाब से आप उल्टा कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट ये चीज ये समझना है, स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। एंगल जितना बड़ा रहेगा रेजिस्टेंस उसका उतना ज्यादा होगा, है ना। अब देखो रेजिस्टेंस के बारे में समझ लो, तब ये ग्राफ और अच्छे से समझ में आएगा। तो रेजिस्टेंस होता क्या है, तो देखो रेजिस्टेंस अगर आपको समझना है तो आपको समझना पड़ेगा रुकावट के बारे में। अब देखो बहुत ही कड़वा बात मैं आपको बताने वाला हूँ बच्चों, तो ध्यान से देखना और समझना। देखो रेजिस्टेंस क्या है, किसी चीज के फ्लो में जो रुकावट ला दे उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे आप पढ़ाई करने बैठते हो तो आपको क्या याद आता है, चलो बेटा मैं इंस्टाग्राम खोल करके चेक कर लेता हूँ, वहाँ पे किसी का मैसेज आया हुआ होगा, है ना। तो आप जब पढ़ने जा रहे हो तो आपको एक रुकावट आ रही है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो आपके लाइफ में क्या रुकावट है, आपके लाइफ में रुकावट है मोबाइल। और यही हम लोग बात करें चार्ज के फ्लो में जो रुकावट है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। यही आप चल रहे होते हो तो आपका पैर जमीन से टकराता है, क्या लगता है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन भी एक तरह का अपोजिशन है ना। वही अब फ्लूइड अगर जो फ्लो कर रही है तो फ्लूइड के फ्लो में जो रुकावट आता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं, है ना। वैसे ही चार्ज के फ्लो में जो रुकावट लाता है उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। आपके पढ़ाई में जो रुकावट लाता है उसको कहते हैं फोन, है ना। फोन तो दो तरह से यूज कर सकते हैं, एक है पढ़ाई करके और एक है इंस्टाग्राम में रील स्क्रॉल कर करके अपना टाइम वेस्ट करके भी आप फोन यूज कर सकते हो। अब डिपेंड करता है कि आपको कैसे यूज करना है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टेंस समझना तो लिखेंगे द अपोजिशन offered by a current to the flow of charge। चार्ज के फ्लो में जो अपोजिशन प्रोवाइड करेगा उसी को हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। तो देखो रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंस इसको डिराइव किया है ओम्स साहब ने तो इसका यूनिट भी हो जाएगा ओम। तो याद रखना ये क्या, ओम। जैसे कि इससे पहले आप लोग फिजिक्स पढ़ते थे तो फिजिक्स आपका क्या बनता था बच्चों,
ओम बन जाता था, है ना। इसी प्रकार से सिंबल इसका याद रखना ओम, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, ओम, ठीक है। तो ये है हमारा ओम्स लॉ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे एक फैक्टर प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो आएगी, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज अपोजिशन ऑफर्ड बाय एन व्हाट कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ चार्ज। जब करंट फ्लो कर रही है तो रेस्ट्रिक्ट कर रहा होता है, जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। चलो इतना हो गया तो लिखो बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग नोट बना लो, फैक्टर्स affecting resistance of a conductor। अब इसके साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेजिस्टिविटी भी, रेजिस्टिविटी, ठीक है, इसके साथ ही पढ़ लेंगे हम लोग। तो देखो बच्चों, पहला पॉइंट है कि कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस हमारा, है ना। तो पहला बात ये कि रेजिस्टेंस is directly proportional to the length of wire, length of wire, वायर की लेंथ से, या फिर कंडक्टर लेंथ, या फिर कंडक्टर। तो यहां से बच्चों हमारे पास आया R is directly proportional to, यहां से हमारे पास आया, पेन चेंज करके लिखते हैं, यहां से आया हमारे पास रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इक्वेशन नंबर 1 इसको मान के चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 2, रेजिस्टेंस is inversely proportional to area of cross section, ठीक है ना। इस बात को आप समझने की कोशिश करना बच्चों। तो ये इक्वेशन बनेगा R is inversely proportional to area of cross section, let it be इक्वेशन नंबर 2, ओके। मैं चारों पॉइंट को समझाऊंगा, पहले आप लिख लो। थर्ड पॉइंट, it depends on nature of मटेरियल। तो जैसा मटेरियल होगा उसके हिसाब से ये डिपेंड करेगा। कहने का मतलब ये है कि हम सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर के पास नो रेजिस्टेंस, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या हो जाता है हमारा, बेस्ट कंडक्टर। ये क्या बन जाता है हमारा, बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन यही हम एल्युमिनियम की बात करेंगे तो एल्युमिनियम में क्या होता है, इसमें रेजिस्टेंस थोड़ी सी होती है। तो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। तो ये थर्ड पॉइंट हमें बता के देता है। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या हुआ बच्चों, इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है ना। कहने का मतलब ये है, अगर जो हम सिर्फ कंडक्टर का बात कर रहे हैं अभी के लिए, कंडक्टर की बात करेंगे तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस भी हमारा बढ़ जाता है, ठीक है ना। क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, समझेंगे आगे, ठीक है। अब पहले ये दोनों पॉइंट को समझ लेना बच्चों, ठीक है ना। पहला पॉइंट ये बोला कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। कहने का मतलब ये है, मान लो कि कोई बल्ब था, ठीक है ना, इस बल्ब को आपने एक बैटरी से कनेक्ट कराया, ठीक है। इसमें वायर आप देख रहे हो, छोटा वायर यूज किया गया, तो बल्ब जो है अच्छे से क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, बल्ब की यहाँ से कनेक्शन को तोड़ दिया और अब मैं एक यहाँ पे बैटरी रखा हूँ, ठीक है ना। अब मैंने बैटरी को यहाँ पे रखा है, तो अब मैं वायर को यहाँ से लेकर यहाँ ले जा रहा हूँ और ये टर्मिनल को ले जाके यहाँ से यहाँ कनेक्ट किया। तो इस केस में क्या हुआ, बल्ब ग्लो तो किया लेकिन इसका जो रोशनी था वो कम था। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि वायर जब जितनी लंबी होती गई वो वायर में रेजिस्टेंस था, यानी कि वायर का जितना बड़ा लेंथ उसमें रेजिस्टेंस था, जिसके कारण बल्ब क्या होने लगी, बल्ब जो है हमारी वो कम ग्लो होने लगी, क्योंकि चार्ज जो है उसको रेस्ट्रिक्शन मिलने लगा। क्योंकि जितना बड़ा ये वायर था उतना ही बड़ा यहाँ पे लेंथ था, जितना लेंथ बढ़ा उसके कारण क्या हो गया बच्चों, उसके कारण इसको फ्लो करने में दिक्कत हुआ। इसलिए हमको ये समझ में आया कि अगर जो लेंथ बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, जो लेंथ घटाएंगे तो रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सिमिलरली रेजिस्टेंस ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इसको देखो समझने के लिए एक सिंपल सा चीज़ है बच्चों, मान लेता हूँ कि पूरी तरह से इसमें पानी भरा हुआ है। पानी को आप समझोगे चार्ज की तरफ, यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है। अब देखो यहाँ पे पतला सा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, समझना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। सॉरी, एक मार्कर,
ये देखो इतनी मोटी मार्कर है, यहाँ पे इसका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे मैं कंपेयर करता हूँ एक पेंसिल के मार्कर, पेंसिल के एरिया क्रॉस सेक्शन, ये एरिया क्रॉस सेक्शन है, ये एरिया क्रॉस सेक्शन, देखो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ज़्यादा। अगर जो मैं किसी कंटेनर के अंदर पानी भरूँ और मैं इतना मोटा होल करूँ तो वहाँ से पानी इजीली फ्लो कर जाएगा, लेकिन मैं इतना पतला होल करके वहाँ से चार्ज को फ्लो कराने की कोशिश करूँ तो चार्ज धीरे धीरे यानी कि टाइम लेगा। कहने का मतलब ये है कि एरिया क्रॉस सेक्शन अगर जो मेरे यहाँ पे छोटा है तो ये जो लिक्विड यहाँ पे जो फ्लो कर रही है टाइम लगेगा, लेकिन ये एरिया क्रॉस सेक्शन मेरा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो तेज़ी से यहाँ से निकल जाएगा। कहने का मतलब देखो सिंपल सा बात है, मान लो कि आपके क्लास में एक बम फटा, आपके स्कूल के क्लासरूम में एक बम फटा और आपका एक ही दरवाज़ा खुला हुआ है, 2 दरवाजा लेकिन एक ही दरवाज़ा आपका बचा हुआ है, तो एक दरवाज़ा आप खोले, सब बच्चे वहाँ से निकलने का स्टार्ट किए तो सारे बच्चों को हुड़दम मचा हुआ था, सारे बच्चों को निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ, लेकिन यही 2 दरवाज़ा खुला रहता है यानी कि एरिया क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, डबल हो गया, तो सारे बच्चे तेज़ी से निकल जाते हैं वहाँ से। सिमिलरली ऐसा ही हमारा एरिया क्रॉस सेक्शन रोल प्ले करता है, यानी कि एरिया क्रॉस सेक्शन अगर जो हमारा घट रहा है तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ रहा है, एरिया क्रॉस सेक्शन अगर जो हमारा बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये दोनों चीज़ से हम ये चीज़ को समझ सकते हैं। अब आइए बच्चों आगे हम और इस चीज़ को समझते हैं, इन टॉपिक के ही मदद से हम लोग यहाँ पे समझे, तो इसके मैंने आपको ये तो कवर अप करा ही दिया कि ये किस प्रकार से काम करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल। नेक्स्ट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। कहने का मतलब ये है बच्चों की जो मान लो कोई कंडक्टर है, कोई कंडक्टर इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, आपको पता है इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करती है। जैसे ही मैंने इसको हीट किया, मान लो बाहर से मैंने इसको हीट कर दिया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो सारे इस डायरेक्शन में आने वाले थे, लेकिन हीट करने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स वो छोटे छोटे हैं, इसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ा और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक रैंडम मोशन, जिगजैग मोशन होने स्टार्ट हुआ, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का फ्लो में डिस्टर्बेंस आ गया। इलेक्ट्रॉन के फ्लो में डिस्टर्बेंस आएगा, चार्ज के फ्लो में डिस्टर्बेंस आएगा तो हमारा करंट का फ्लो रुक जाएगा, करंट का फ्लो रुकना यानी कि रेजिस्टेंस हमारा बढ़ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस भी हमारा बढ़ जा रहा है। ये बस बच्चों कंडक्टर के लिए केस में, कंडक्टर को छोड़ के बाकी कोई भी केस कहे, चाहे आपको इंसुलेटर कहा जाए, चाहे आपको इलेक्ट्रोलाइट को लिक्विड सोल्यूशन कहा जाए, वहां पे बाकी सारे केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारा रेजिस्टेंस जो है वो घट जाता है। अदर केस में कंडक्टर को छोड़ के बाकी कोई भी केस रहे, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घट जाता है। ये चीज को आप याद रखना बच्चों, ठीक है, बहुत काम आएगा आगे। अब चलो इसको मैं मिटाता हूँ, इसी की मदद से हम लोग एक और टॉपिक समझने वाले, क्योंकि टॉपिक मैंने ऊपर में क्या लिख के रखा है, रेजिस्टिविटी लिख करके रखा है। तो बच्चों इसी के साथ हम लोग यहाँ पे रेजिस्टिविटी को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। रेजिस्टिविटी याद रखना, रेजिस्टिविटी को एक और नाम से जाना जाता है और यही नाम जो है इसका डेफिनेशन भी बना देता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है ना। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे रो सिंबल से, इसको क्या बोलते हैं, रो, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को समझो बच्चा, होता क्या है, रेजिस्टिविटी आखिर होता है क्या, इसको समझते हैं। तो देखो अभी तक हमने ये समझा कि वायर जितनी बड़ी उसकी एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है, लेकिन अब जो वायर इतना बड़ा है, मान लो कि ये हमारा वायर है, इस वायर का मैं छोटा सा लेंथ है जो काट लूँ, इस छोटा सा लेंथ को काट लूँ, मैंने एरिया कितना लिया, 1 यूनिट, मैंने एरिया क्रॉस सेक्शन ले लिया, इसकी लेंथ मैंने कितनी ली, 1 यूनिट उसका लेंथ ले लिया। तो बच्चों मैंने क्या कर दिया, मैंने एरिया क्रॉस सेक्शन 1 यूनिट ले लिया, 1 यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन लिया और लेंथ भी मैंने 1 यूनिट लिया। तो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने ये दो चीज को फिक्स कर दिया लेकर के, है ना। अब जो फिक्स हो गई तो अब उस पर तो डिपेंड नहीं करेगी। अब यही रेजिस्टिविटी का बात करो बच्चों, रेजिस्टिविटी का मैं डेफिनेशन यहाँ साइड में लिख देता हूँ, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसको भी याद करके जाना। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड by a wire of unit length and unit cross-sectional area is called what, resistivity और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यानी कि हमने उसका क्या किया, एरिया क्रॉस सेक्शन 1 यूनिट ले लिया और लेंथ भी 1 यूनिट ले लिया। तो बच्चों यहाँ पे जब आप देखोगे तो रेजिस्टिविटी जो है हमारा है क्या, ठीक है, यानी कि ये एक रेजिस्टिविटी पूरे तरह से रेजिस्टेंस की तरह ही है, लेकिन रेजिस्टेंस में पूरे वायर का रेजिस्टेंस होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसकी वायर की लेंथ को फिक्स कर दिया। जब मैंने लेंथ को फिक्स कर दिया तो ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा, तो रेजिस्टिविटी जो रहेगी बच्चों ये डिपेंड करेगी, देखो मैंने लेंथ फिक्स कर दिया तो इस पे तो डिपेंड नहीं होगी, मैंने एरिया क्रॉस सेक्शन को भी 1 यूनिट ले लिया, इस पे भी डिपेंड नहीं करेगी। तो बचा हुआ जो 2 पार्ट है यानी कि नेचर और टेम्परेचर, तो रेजिस्टिविटी बस यही 2 चीज पे
डिपेंड होगी। ये चीज को आप अच्छे से याद रखना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पेज है बच्चों, इस पेज को आपको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से देखो इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, फिर इतना हो गया है तो अभी ये दोनों को कंबाइन करते हुए कुछ पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना। आपने रेजिस्टिविटी देखा, रेजिस्टिविटी समझ लिया कि एक स्पेसिफिक लेंथ का जो रेजिस्टेंस होता है उसी को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टिविटी कहता है ना। अब देखो हमने ये जो दो इक्वेशन बनाया था इसी से रेजिस्टिविटी को हम लोग डिराइव करेंगे। ये क्या था, 1/a। अब दोनों इक्वेशन को मैं कंबाइन करूँ तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2, क्या लिखो बच्चों, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। यही प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L/A। ये जो बच्चा मैंने लिखा है यही हमारा क्या, रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। यहीं से मैं रेजिस्टिविटी लिखना चाहूँ तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू RA/L, है ना। अब इसका यूनिट निकालने की कोशिश करते हैं बच्चों। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। लेंथ का क्या होता है, मीटर। तो ये गया, बचा क्या हमारे पास, ओम मीटर। तो याद रखोगे रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर। क्लियर है बच्चों। और रेजिस्टिविटी होता है क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखो इस फॉर्मूला के हिसाब से मत समझना भाई, ठीक है ना। इस फॉर्मूला के हिसाब से मत समझना कि रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो ये भी बढ़ जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाऊंगा ये भी बढ़ जाएगा, ये घटाऊंगा देगा, नहीं, ये सब कांस्टेंट है, ठीक है ना। ये किसके चीज पे डिपेंड होगा, नेचर पे और टेम्परेचर पे, लेकिन रेजिस्टेंस वो चारों फैक्टर्स पे डिपेंड होंगे, है ना। अब ये हो गया बच्चों, तो चलिए इससे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो मिटाते हैं इसको। फिर मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही ज्यादा आराम से कर पाओगे, ठीक है। अ वायर ऑफ 12 ohm, a wire of 12 ohm resistance is stretched to double of its ओरिजिनल लेंथ। अपने ओरिजिनल लेंथ का उसको क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है। देन फाइंड न्यू रेजिस्टेंस, फाइंड न्यू रेजिस्टेंस आपको कहा जा रहा है, ठीक है ना। कैसे करेंगे देखो, तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया है क्वेश्चन का उसको हम लोग लिखते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 12 ओम। नेक्स्ट उसके लेंथ को क्या कर दिया गया है, दुगना कर दिया गया है ना। उसके लेंथ को क्या कर दिया गया है, दुगना कर दिया गया है। तो मेरे को R' पूछा जा रहा है ना। अब देखो बच्चों, जब कुछ भी नहीं किया गया था तो स्टार्टिंग दो केस में इसको स्प्लिट करते हैं। फर्स्ट केस जब कुछ भी नहीं किया, कंप्रेस नहीं किया गया था, तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी थी, 12 ओम थी। इसकी लेंथ कितनी थी, L थी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या था बच्चों, A था। यही जब सेकंड केस में इसको हम लोग क्या कर दिए, स्ट्रेच कर दिए, स्ट्रेच करके लंबा करके इसको डबल कर दिए। तो मेरे को इसका रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है। लेंथ को क्या बता दिया गया बच्चों, डबल कर दिया गया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, A/2। याद रखना बच्चों, इन तरह के क्वेश्चंस में वॉल्यूम को आप हमेशा कांस्टेंट मान के चलोगे। वॉल्यूम कैसा रहेगा, कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट कहने का मतलब ये है, और जो लेंथ दुगना हुआ तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑलरेडी हाफ हो जाएगा। कहने का मतलब ये देखो, ये समझो, मान लो कि कोई लेंथ है कोई वायर का, ये L लेंथ की वायर थी, मैं इसको लंबा करूंगा। जब मैं इसको लंबा करूंगा, जब इसको खींचूंगा, अरे च्युइंगम की तरह समझो ना, च्युइंगम, ये रखा च्युइंगम, ये खींचा ले पतला हो गया बीच से, है ना। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगी, घट जाएगी ना। जब इसको मैं लंबा करूंगा, दोगुना लंबा करूंगा, तो मेरे को भाई इसको लंबा करने के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो घटाना पड़ेगा ना, है ना। तो मैंने L को 12 कर दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेरा घट गया, हाफ हो गया, है ना। तो ये चीज को समझना। अब इस केस के हिसाब से जो मैं फॉर्मूला लगाऊं, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता क्या बच्चों, रो L/A होती है ना। अब देखो यहाँ पे समझना, L हमको क्या करके देना है बच्चों, अब हमको R इज इक्वल टू रो L/A, और रेजिस्टेंस शुरू वाले कितने देकर रखिए, 12 ओम देकर के रखी गई है ना। अब हम लोग देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। R' इज इक्वल टू क्या होगा, रो L'/A', है ना। तो रो L की अगर जो हम बात करें बच्चों, तो लेंथ हमारा क्या आ जाएगा बताओ। लेंथ को हमने क्या किया, दो गुना कर दिया है, तो लिख देंगे 12, और एरिया को हमने क्या कर दिया बच्चों, A/2 कर दिया। तो A/2, 2 तो A/2 लिखूंगा, तो ये हो जाएगा रो 2L/A, और ये वाला 2 भी ऊपर जाएगा, यानी कि 4 रो L/A। और रो L/A का वैल्यू कितना बच्चों, 12 ओम है। तो 4 × 12 कितना हो जाएगा बताओ, 4 × 40, है ना, और 4 × 8, 48 ओम की रेजिस्टेंस बन जाएगी, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखो, इन तरह की क्वेश्चन को
इन तरह की क्वेश्चन को चुटकियों में कैसे सॉल्व किया जाए ये देखते हैं बच्चों। जैसे मान लो आप एक फॉर्मूला याद रखोगे, आर न्यू इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर ओल्ड। ये फॉर्मूला है, बस याद कर लो, सारे क्वेश्चन चुटकियों में बनेंगे। कैसे? बस ये याद रख लेना कि एन जो है, एन हमारा क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स स्ट्रेच या फिर कंप्रेस्ड किसको, बस लेंथ को, बस लेंथ को देखोगे, एरिया को नहीं देखोगे। लेंथ को कितने टाइम कंप्रेस या फिर स्ट्रेच किया गया, बस उसको देखोगे। अब देखो इस वाले केस में क्या किया गया बच्चों, डबल किया गया था। ओरिजिनल लेंथ को क्या किया था, डबल किया था। जब लेंथ को डबल करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। यहाँ पे क्या किया, डबल किया गया, तो एन की जगह क्या आएगा, 2 का स्क्वायर, और आर ओल्ड कितना है, 12 है। 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 4 इंटू 12 यानी कि 48। है ना आसान, काफी आसान है। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को फट से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक सवाल है, अ वायर ऑफ 6 ओम रेजिस्टेंस इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। अब देखो इसमें हमने इससे पहले स्ट्रेचिंग वाला क्वेश्चन देखा, ये क्वेश्चन देख रहे हैं हम कंप्रेसिंग वाला। तो कंप्रेस कर दिया गया, मान लो कि बच्चों एल है, तो एल क्या हो गया होगा हमारा, कंप्रेस करके हाफ हो गया होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो कंप्रेस करेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस, सोचो ना ये कोई वायर है, इसको मैं दोनों साइड से दबा रहा हूँ, तो ये तो मोटा बन जाएगा ना, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो क्या जाएगा, बढ़ जाएगा, तो 2a हो जाएगा। अब इसको ही आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो आर न्यू इज इक्वल टू क्या, रो एल बाई ए। एल को क्या किया मैंने, एल को एल बाई 2 कर दिया, है ना, और ए को ऑलरेडी कितना करके रखा है, 2a करके रखा है, तो यह आ गया 1/4 रो एल बाई ए। रो एल बाई ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये वैल्यू 1/4 इंटू 6, तो ये कितना आ जाएगा 6/4 यानी कि 3/2। 3/2 हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। अब ये तो देखो बच्चों, एग्जाम में अगर जो 1 मार्क्स की एमसीक्यू आए तो आप ये लॉन्ग मेथड फॉलो नहीं करोगे, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको फॉलो करना है वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक जो कि मैंने दिया आपको, है ना। शॉर्ट ट्रिक से कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में हमको लेंथ के टर्म में नहीं दिया गया है, इसको क्या, वायर इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, चलो ठीक है दिया हुआ है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर ओल्ड, है ना। तो n का वैल्यू क्या होगा, मैंने बताया था n आपको हमेशा लेंथ के टर्म में लेना, और यहाँ पे लेंथ को क्या किया गया, हाफ किया गया है, तो मैं सीधा निकालूंगा आर डैश इज इक्वल टू हाफ का स्क्वायर इंटू ओल्ड कितना है 6 है, तो 1/4 इंटू 6 यानी कि 3/2। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। चलिए जल्दी से नोट डाउन करिए। देखो बच्चों, कुछ 2-4 बात भी आपको यहाँ पे याद रखना है, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है रेजिस्टिविटी के टर्म में। देखना, हमने बात किया रेजिस्टिविटी, अब स्पेसिफिक लेंथ की बात करते जो रेजिस्टेंस होता है उसका रेजिस्टिविटी। तो याद रखना है कुछ पॉइंट, जैसे कि रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट एक मेटल है बच्चों जिसका नाम है टंगस्टन। टंगस्टन आप जानते होंगे, जिसका सिंबल W होता है यानी कि वोल्फ्राम होता है ना, जो कि आपके फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, जो आपके इलेक्ट्रिक बल्ब जो होती है बच्चों, है ना, इसके जो फिलामेंट में लगता है, फिलामेंट में जो लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टंगस्टन। टंगस्टन एक ऐसा एलिमेंट है बच्चों जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर में भी वो मेल्ट नहीं करता, इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसलिए इसको, और इसकी रेजिस्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। क्या है रेजिस्टिविटी क्या है इसका, हाई, बहुत ही ज़्यादा इसका रेजिस्टिविटी है टंगस्टन का, ठीक है ना, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है एज ए रेजिस्टर के। अब देखो रेजिस्टिविटी एलॉय की ज़्यादा है, क्योंकि एलॉय में आपने 1 से 2 मेटल को मिक्स कर दिया, जब भी आपको याद पता होगा केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि 1 से 2 मेटल को जब मिक्स करते तो और हार्ड हो जाता है, ठीक है ना। तो याद रखना कुछ रेजिस्टर्स है बच्चों, रेजिस्टर्स का मतलब कुछ नेम ऑफ सम सर्टेन थिंग्स दैट पोजेस रेजिस्टिविटी, जैसे कि आप याद कर सकते हो, जैसे कि नाइक्रोम सुना है आपने, निकल और क्रोमियम का मिला करके बनता है, किसका बनाता है, निकल और क्रोमियम का मिला करके बनता है बच्चों नाइक्रोम, जो कि आपके हीटर में यूज हुआ था। ये एक तरह का क्या है, एक तरह का एलॉय है, इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो रेजिस्टर्स में आपका नाइक्रोम आ जाएगा, फिर से टंगस्टन, एकमात्र मेटल टंगस्टन, ठीक है ना, इसको भी आप याद कर लोगे। नेक्स्ट आप याद करोगे बच्चों कॉन्स्टेंटिन, ये सब कुछ रेजिस्टर्स के, अगर आप अपने लैब में जाओगे तो लैब में जाके देखोगे वहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स रखा होगा, रेजिस्टेंस बॉक्स।
तो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है क्या बच्चों, कुछ इस प्रकार की बॉक्स होती है जिसके पास यहाँ पे ऐसा अरेंजमेंट दिया रहता है। ये 2 ओम, 10 ओम, 20 ओम, 100 ओम, 150 ओम, 1000 ओम, 1200, 1400, जिसको जितना कनेक्ट करते जाओगे उतना ओम का ये रजिस्टर होते जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसके ऊपर देखोगे कभी कभी इसके ऊपर मैंगनीन लिखा रहता है, मैंगनीन, ठीक है ना, या फिर कभी कभी वो कॉन्स्टेंटेन का बना हुआ रहता है, ठीक है। ये दो चीज को यूज करते हैं, तो आपको क्या याद रखना है, मैंगनीन, मैंगनीन। तो ये कुछ रजिस्टर से आपको ऐसा कहा जाए, नेम एनी 2 और 3 रजिस्टर्स, तो आप लिख देना नाइक्रोम, टंगस्टन, कॉन्स्टेंटिन और मैंगनीन, ठीक है ना। ये सब रजिस्टर्स है जो कि अपने रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, ठीक है ना। तो ये बच्चों उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। हम लोग देख लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब न्यूमेरिकल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो बेसिकली बच्चों रजिस्टर्स को हम लोग दो तरह से कंबाइन करते हैं। पहला है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है बच्चों कि यहाँ पे वायर्स को हम एक ही वायर के अंदर सारे रजिस्टर्स को कंबाइन कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये हमारा आया मान लो एक रजिस्टर, इसको मैं कह दिया R1, ये आया हमारा दूसरा रजिस्टर जिसको मैंने कह दिया R2, और इसको हम लोग अब सर्किट के अंदर बैठा देंगे। ये हमारा लग गया स्विच, ये हमारा लग गया सेल, और इसको हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। और बच्चों हम चाहते तो यहाँ पे यहाँ पे लगा देंगे एमीटर, और जो मेरे को वोल्टेज नापना है तो मेरे को ऐसे वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने लगाया वोल्ट मीटर। अब देखो बच्चों ऐसे अरेंजमेंट को सीरीज बोलते हैं, जहाँ पे एक ही वायर में कनेक्टेड रहे चीज, उसको हम लोग सीरीज कनेक्शन कहते हैं। यहाँ पे वायर स्प्लिट नहीं हुआ है हमारा। अब देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। देखो एमीटर को इसलिए सीरीज में कनेक्ट करते हैं बच्चों, क्योंकि एमीटर जो होता है सीरीज कनेक्शन में वायर, जिसके मान लो एक सीधा वायर जा रहा है, तो इस पूरे वायर में करंट 10 एम्पियर का है, तो 10 एम्पियर का ही करंट आगे बढ़ रहा होगा। अगर जी ये वायर स्प्लिट होता है बच्चों, तो मान लो कि इसमें 5 एम्पियर का गया, मान लो इसमें भी 5 एम्पियर का गया, है ना। तो इस केस में हमारा क्या होगा बच्चों, इस केस में हम लोग अगर जो यहाँ पे पैरेलली कनेक्ट करेंगे एमीटर को, तो ये बस इसका करंट बता पाएगा, पूरे का करंट नहीं बताएगा। इसलिए पूरे में हम लोग डायरेक्टली लगा देते हैं एमीटर को, जो कि हमको पूरा सीरीज कनेक्शन का करंट बता देता है। यही मैं अगर जो यहाँ का लगाता है ना बच्चों, तो मेरे को बस यहाँ का करंट पता चलता है। लेकिन यही वोल्ट मीटर को हम लोग कैसे लगा रहे हैं बच्चों, पैरेलली मतलब देखो करंट को स्प्लिट करा दिया। जब करंट को हम स्प्लिट करा देते हैं ना, तो यहाँ पे याद रखना पैरेलल में वोल्टेज कॉन्स्टेंट होता है, पैरेलल में वोल्टेज कॉन्स्टेंट होता है। कुछ चीज आपको यहाँ पे अब याद कर लेनी है। तो सबसे पहला बात हम ये लिखेंगे, इन सीरीज करंट इज कांस्टेंट। सीरीज में क्या हो गया, करंट कांस्टेंट होगी। तो इसकी पोटेंशियल डिफरेंस को मैं V1 कह रहा हूँ, इसको मैं V2 कह रहा हूँ। तो ओम्स लॉ से बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, ओम्स लॉ से लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू क्या होता है IR। तो करंट तो सब में सेम है, I करंट सब में कौन सी करंट फ्लो कर रही है बच्चों, सब में I करंट फ्लो कर रही है, क्योंकि सीरीज में करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, सब में I करंट फ्लो कर रही है। तो V1 इज इक्वल टू I R1 लिख लेते हैं। सिमिलरली V2 इज इक्वल टू मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, I R2। अब मैं टोटल वोल्टेज निकाल रहा हूँ, टोटल वोल्टेज निकालेंगे तो होगा क्या बच्चों, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अब V के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम से IR है ना, और V1 की जगह क्या है, I R1 प्लस I R2 है ना। अब देखो IR इज इक्वल टू I कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे R1 प्लस R2 बचेगा। I से I गया तो R नेट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो जब दो रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हम उसको डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं, तो हमको टोटल रेजिस्टेंस मिल जाता है। यही हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। जब सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या कर रहे हैं बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग रेजिस्टेंस को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस दोनों को ऐड करेंगे तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ रहा है, तो इसलिए सीरीज कनेक्शन में हमारा मैक्सिमम क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम रेजिस्टेंस का केस होता है, याद रखना। इसमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस हमको, रुकावट सबसे ज्यादा किसमें मिलेगी, सीरीज कनेक्शन में मिलेगी। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब मैं इसकी कुछ नोट्स आपको लिखा देता हूँ। पहला चीज, मान लो कि आपको n नंबर ऑफ रजिस्टर सीरीज में दिए गए। तो मान लो कि ये एक रजिस्टर है जो कि मान लेते हैं इसका R है, R ओम है। एक और रजिस्टर दिया मैंने R ओम का, एक और रजिस्टर दिया मैंने R ओम का, है ना। अब मेरे को मान लो कि इसका टोटल रेजिस्टेंस लिखना है, तो आप तो ये बोलोगे सर इसका टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो तीनों को ऐड करना पड़ेगा, मतलब R
प्लस आर, तो सर आपका ये टोटल 3R आ जाना चाहिए। मैं कहूँ बच्चा कि अगर जो मेरे को टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो मैं सीधा N इंटू आर क्यों ना कर दूँ, मेरे को मिल जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि n नंबर ऑफ टाइम्स तक लगा हुआ है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, जितना टाइम है n इंटू आर, अब यहाँ पे कितने टाइम्स था, 3 टाइम था, तो 3 और वहां का रेजिस्टेंस सीधा मिल गया n इंटू आर। तो जब ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया बच्चों, कब, जब आइडेंटिकल रेजिस्टर्स लगे हो, आइडेंटिकल रेजिस्टर्स लगे हुए हो, तो हमारा जो फॉर्मूला रहेगा R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, NR। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कहने का मतलब ये देखो, मान लो कि ये आपको कहा जाएगा कि जैसे कि कहा जाए आपको कि 30 रेजिस्टर्स ऑफ 2 ohm आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब जब आपको कहा गया कि 30 रेजिस्टर्स लिए गए और उसको सीरीज में कनेक्ट किया गया, तो आप क्या 2 + 2 + 2 + 2 30 बार करने जाओगे, नहीं, आप सीधा लिखोगे R इज इक्वल टू N इंटू आर। N मतलब कितने टाइम्स, 30 टाइम्स, तो लिख लिया 30। कितने ओम का रेजिस्टर है, 2 ओम का रेजिस्टर है, यानी कि 60 ओम का रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है ना। तो ये चीज को आप अच्छे से याद रखोगे। यहाँ पे सबसे पहले चीज क्या याद रखना है, सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है और इसकी फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू NR और इक्विवेलेंट का R1 + R2, ठीक है। सीरीज में बच्चों ऐसे ही। अब बढ़ते हैं हम लोग किस में, हम लोग बढ़ते हैं पैरेलल कनेक्शन की तरफ। चलो नंबर 2 दैट इज पैरेलल कनेक्शन। अब पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा समझना, हम पैरेलल कनेक्शन में क्या करते हैं बच्चों कि करंट को स्प्लिट करवाते हैं। ये मैंने लगाया यहाँ पे R1 रजिस्टर, ये मैंने यहाँ पे लगाया R2 रजिस्टर, इसको कनेक्ट कराया और इसको वापस से हम लोग एक सर्किट के साथ लगा देंगे। हम लोग मान लो यहाँ पे एक सेल स्विच लगा दिया गया, है ना, और ये हमने कुछ इस प्रकार से ये क्या कनेक्ट किया, एक बैटरी कनेक्ट किया V, ठीक है ना। अब देखो आपको ये पता है कि यहाँ से करंट निकलना स्टार्ट होगी, जो कि करंट कितनी होगी, I करंट यहाँ से चलना स्टार्ट हो गई है। अब देखो करंट जैसे ही यहाँ से स्प्लिट हुई, तो ये जंक्शन है, जंक्शन पे करंट स्प्लिट हो जाएगी, ऊपर I1 चली जाएगी, नीचे I2 चली जाएगी। अब इस पूरे से I1 जा रही है, इस पूरे से I2 जा रही है। अगर जो बच्चों यहाँ पे हम एमीटर कनेक्ट कर देंगे तो हमको करंट का रीडिंग गलत मिलेगा, इसलिए करंट को हम लोग सीधा वायर में लगाते हैं, स्ट्रेट वायर में लगाते हैं, एमीटर को इसलिए सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये जो रजिस्टर आ गया, अब यहाँ पे हम लोग क्या करें बच्चों, मैंने बताया कि पैरेलली हम लोग वोल्टमीटर लगाते हैं, तो वोल्टमीटर मैंने यहाँ पे पैरेलली लगा लिया। अब देखो दोनों एक ही जंक्शन से कनेक्टेड है, यानी कि दोनों का वोल्टेज सेम, तो वहां पे करंट कांस्टेंट था। यहाँ पे आपको सबसे पहला बात ये याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है बच्चों, वोल्टेज कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे करंट क्या हो गया बच्चों, करंट स्प्लिट हो गया। तो अगर जब मैं यहाँ पे करंट निकालना चाहूँ, I1 निकालना चाहूँ, तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, V/R1। यही मैं I2 निकालना चाहूँ तो मेरे को लिखना पड़ेगा V/R2, है ना, V/R2 लिखना पड़ेगा। यही मैं अगर जो यहाँ पे कोशिश करूँ कि टोटल करंट में निकाल लूँ, टोटल करंट अगर जो मैं निकालना चाहूँ बच्चों, तो टोटल करंट हमारा क्या आएगा, I इज इक्वल टू क्या, I1 + I2। I हमारे क्या होता है बच्चों, V/R होगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, V/R1 + V/R2, है ना। सिमिलरली इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो V देखो, V/R इज इक्वल टू, यहाँ पे V कॉमन लेके क्या कर सकते हैं, 1/R1 + 1/R2। V से V गया तो 1/R इज इक्वल टू दिस, यानी कि हमारे पास 1/R इक्विवेलेंट क्या आ गया बच्चों, 1/R1 + 1/R2, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला हो गया कि रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होती है तो उसको हम रेसिप्रोकल करके ऐड करके, ठीक है ना, रेसिप्रोकल ऐड कर लेते हैं और उल्टा कर देते हैं, तब हमारे पास R इक्विवेलेंट आता है। अब बच्चों देखो इसी फॉर्मूला को हम एक मॉडिफाई फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लो कि मैं इसका एलसीएम ले लूँ, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, R1 × R2 और ऊपर आ जाएगा R2 + R1, यानी कि अगर जो आपको निकालना है तो आप फॉर्मूला यूज करोगे R इक्विवेलेंट, मैं RP लिख देता हूँ, R पैरेलल फॉर्मूला यूज करोगे R1 × R2/R1 + R2। मैंने ये कुछ खास नया फॉर्मूला नहीं लिखा है, यहीं पे एलसीएम ले लिया बच्चों। एलसीएम क्या होगा, R1 × R2, देखो एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा R1 × R2, ठीक है ना, R1 R2, ऊपर क्या लिख लेंगे, R1 + R2। बस 1/R था ना, तो इसको उल्टा कर दिया गया, ये 1/R की वैल्यू थी, मैं अगर जो R का वैल्यू लिखूंगा तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, R1 × R2/R1 + R2, ठीक है ना। यही चीज मैंने लिखा है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है बच्चों पैरेलल के लिए, कि पैरेलल के लिए जब भी दो रेजिस्टर दिए जाएंगे तो हम इस फॉर्मूला को लगाएंगे।
हाँ, ये फॉर्मूला बस 2 रेजिस्टर्स के लिए वैलिड है, 3-4 रेजिस्टर्स के लिए 3-4 रेजिस्टर्स दी रहेगी तो आप इस फॉर्मूला को यूज़ करोगे, ठीक है ना। अब जिसके कहने का मतलब ये है कि यहीं पे मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूँ कि एक ऐसा हमारे पास एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये रजिस्टर लगा हुआ है, ये 3 ओम का है, 6 ओम का है, तो मैं भाई 1/3 1/6 ऐड नहीं करने वाला हूँ, मैं सीधा क्या करूँगा 6 3 जा 18 बाई 6 + 3 9, कितना आ गया 2 एम्पियर 2 ओम का रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है ना। इस चीज को याद रखोगे। अब मान लो आइडेंटिकल वाला केस कि आइडेंटिकल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन व्हाट पैरेलल में जब n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को कनेक्ट करेंगे तब फॉर्मूला क्या होगा। तो बच्चों आर पैरेलल इज इक्वल टू, याद रखोगे ये हो जाएगा आपका, इसको लिखेंगे R/n, ये फॉर्मूला को आप याद रखना, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म। जब n नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टर्स को पैरेलल करेंगे, कहने का मतलब ये है कि आपको मान लो कहा जाए कि 30 रेजिस्टर्स ऑफ 3 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल में 30 ओम रेजिस्टर्स को 30 रेजिस्टर जो कि 3 ओम के इसको पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो आर पैरेलल क्या होगा। तो आर पैरेलल आपको निकालना है, क्या करना है बच्चों 30 रेजिस्टर्स है ना, और है कितने ओम का 3 ओम के, तो 3 लिख दिया, कितने हैं 30 है, तो यानी कि आंसर कितना है 1/10 यानी कि 0.5 ओम का हमारा आंसर आया है। क्लियर है बच्चों। तो ये चीज आप यूज करोगे। तो पैरेलल कनेक्शन में आपको क्या रखना है, पहला चीज कि वोल्टेज कांस्टेंट होता है, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड होती है, यहाँ पे कौन सा लॉ वैलिड होती है मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना। तो पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होता है और आर पैरेलल आइडेंटिकल रेजिस्टर्स के लिए R/n होता है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग इसमें से देखते हैं बच्चों, चलो। तो देखो बच्चों काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, बोर्ड में भी ये सवाल आ चुका है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए गए, एक ग्रुप दे करके रखी गई है कि करंट कुछ इस प्रकार से यहाँ पे फ्लो कर रही है ना, और यहाँ पे आपको निकालने हैं टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। देखो बच्चों बहुत आसान है। सबसे पहली बात, जब भी आपको सर्किट दी जाएगी तो आपको जो कहीं पे करंट निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो आप समझ लेना करंट निकालने के लिए आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, जो कि सीक्वेंस में ही दिया गया है। और जब मैं टोटल रेजिस्टेंस निकालने की बात करूं बच्चों, तो देखना यहाँ पे करंट हमारे सीधे जा रही है, लेकिन यहाँ पे स्प्लिट हो गई, यानी कि ये दोनों ग्रुप हमारे किस में है, पैरेलल में। तो अगर जब मैं पहला सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो मैं लिखूंगा R2 एंड R3 आर इन पैरेलल। बच्चों ऐसा लिखना पड़ेगा क्योंकि आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, एमसीक्यू में ये सब लिखने का जरूरत नहीं है। जब वो पैरेलल में है तो आर पैरेलल का मैंने आपको फार्मूला बताया, जो कि होता है 12 × 8/12 + 8, है ना। तो 12 8 जा कितना हुआ बच्चों 96, 96/20, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारा 48 यानी कि 4.8। तो 4.8 ओम हमारा ये आ गया। अब आप देख रहे हो ये दोनों जब आप सॉल्व कर दिए हो तो ये दोनों इसके साथ एक स्ट्रेट वायर में आएगा, यानी कि सीरीज में आएगा। तो मैं ऐसे लिखूंगा R1 एंड RP, मतलब RP वो वाला किस में है, इन सीरीज। जब ये सीरीज में बच्चों, तो सीरीज में क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं। ये है हमारा 7.2 और ये है हमारा 4.8, ऐड करके कितना हो गया बच्चों 12 ओम। तो हमको टोटल रेजिस्टेंस कितनी मिल गई 12 ओम। पहला सवाल हमारा हो चुका है। नेक्स्ट है टोटल करंट। तो सेकंड में आपको करंट निकालना है, तो ओम्स लॉ से जानते हो I = V/R। अब देखो वोल्टेज कितनी है, तो वोल्टेज हमको 6 वोल्ट की दे के रखी है, तो 6/R12 लगाएंगे यानी कि 1/2। तो इतनी एम्पेयर की करंट इस सर्किट से दौड़ रही है, यानी कि जो I है ये कितना है बच्चों 1/2 एम्पेयर। यहाँ से करंट जा रही है, यहाँ तक जाएगी 1/2 एम्पेयर, है ना। अब आपको सवाल में क्या गया, पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए R1 के केस में। आपको पता है सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है, यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चों इसमें कुछ इसी प्रकार से बढ़ेगा आगे जाकर के, क्योंकि पैरेलल में तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होती है। तो हमको R1 यानी कि यहाँ की निकालनी है। तो बच्चों ये निकालने के लिए काफी आसान है, आप सीधा क्या करो आप सीधा लगा दो यहाँ पे ओम्स लो। तो थर्ड में हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहेंगे बच्चों, तो V = क्या होता है I × R होती है। करंट कितना जा रहा है 1/2 जा रही है, और यहाँ की रेजिस्टेंस कितनी है बच्चों 7.2 है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3.6 वोल्ट। खत्म, ये आंसर आपका चुटकियों में सॉल्व हो गया। तो बड़े से बड़े सवाल को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो बच्चों। इसका डेडिकेटेड एक वीडियो मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लेकर के, जो कि टफ लेवल के क्वेश्चंस है, वो मैंने ऑलरेडी
अपने चैनल पे डाल दिया, आप कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस वाले जाइए वहाँ पे आप चैनल में वीडियोस ढूंढिए, क्लास 10 बोर्ड करके एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, तो वहाँ पे जाकर आप चेक करिएगा। इलेक्ट्रिसिटी में आपको एक बहुत ही अच्छे अच्छे पैटर्न के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस बाद में कर लेंगे बच्चों, पहले हम लोग पावर वगैरह सीखेंगे और हीट वगैरह सीखेंगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, उसके बाद वो सारा चीज़ कंबाइन करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब बच्चों हम कुछ डोमेस्टिक सर्किट के बारे में बात करेंगे। डोमेस्टिक सर्किट, तो डोमेस्टिक सर्किट जो हमारा होता है, इस डोमेस्टिक सर्किट में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग सीरीज यूज़ करना चाहिए हमें या फिर पैरेलल यूज़ करना चाहिए, इसको समझते अच्छे से। देखिए डायग्राम की मदद से समझेंगे। मान लो कि हमने एक यहाँ से सप्लाई लिया करंट, मान लो कि 5 एम्पीयर का करंट आ रहा था, मैंने बेटा लगा दिया फैन यहाँ पे, फिर आगे चल के मैं इसी से टीवी चलवा रहा हूँ, मैं आगे चल के इसी से कोई मोटर चला रहा हूँ, है ना। ये हमारे सीरीज कनेक्शन है, ये पहला केस लेके चलते हैं। दूसरा केस कि हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं, यहाँ पे मैंने लगाया टीवी, ये लगाया हमने पंखा, ये लगाया हमने कोई मोटर्स, ठीक है। ये मैंने लगाया टीवी, फैन, मोटर, कोई भी मोटर, मिक्सर ग्राइंडर जो भी हो, ये हमारा करंट जा रहा था, ठीक है। अब देखो बच्चों, कुछ ऐसा कारणवश हुआ कि हमारा जो फैन जो है ये खराब हो गया। फैन खराब होना मतलब नहीं काम करना, नहीं काम करना मतलब कनेक्शन क्या हो गया, ब्रेक हो गया होगा। जब कनेक्शन ब्रेक हो गया तो क्या ये 5 एम्पीयर करंट आगे जा पा रहा है? अब बोलोगे नहीं सर। क्या टीवी हमारा चल पा रहा है? नहीं सर। क्या मोटर हमारा चल पा रहा है? नहीं सर। तो ये डिसएडवांटेज है सीरीज कनेक्शन का, कि सीरीज कनेक्शन में अगर जो एक सर्किट ब्रेक हो गया तो ओवरऑल सर्किट हमारा क्या हो जाता है, ओपन सर्किट हो जाता है सीरीज कनेक्शन में। लेकिन यही पैरेलल कनेक्शन का हम बात करें बच्चों, ये हमारा क्या है, ये हमारा पैरेलल कनेक्शन है ना। पैरेलल कनेक्शन का बात करें, मान लो टीवी देखते देखते जल गया, कोई बात नहीं बेटा, करंट जो ऊपर से जा रही थी अब नहीं जाएगी, अब करंट यहाँ जाके यहाँ बटेगी। हमारा फैन भी चल रहा है, क्या फैन हमारा चल रहा है? जी सर। क्या मोटर हमारा चल रहा है? जी सर। इसीलिए हम लोग घर में कौन सा कनेक्शन को प्रेफर करते हैं, पैरेलल कनेक्शन को, ताकि हर एक पॉइंट का। दूसरा रीजन ये भी है बच्चों कि पैरेलल कनेक्शन में आप ऐसे वोल्टमीटर लगाते हो ना, तो पैरेलल कनेक्शन में आपने पढ़ा है, इस पैरेलल कनेक्शन में क्या कांस्टेंट होता है, वोल्टेज हमारा कांस्टेंट होता है। जब वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा तो सारे इक्विपमेंट में, सारे हमारे जितने भी डिवाइसेस है, सबको इक्वल अमाउंट ऑफ क्या मिलेगा, इक्वल अमाउंट में वोल्टेज मिल जाएगा। तो इक्वल अमाउंट में वोल्टेज मिलेगा तो सारे डिवाइसेस अच्छे से वर्क करेंगे। लेकिन यही सीरीज कनेक्शन का मैं बात कर लूँ, सीरीज कनेक्शन में आपने एक और चीज़ देखा है कि इसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो हम ऐड कर देते हैं, या फिर आपने देखा है n टाइम्स ऑफ r होता है, और इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें r/n होता है। यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमको मिलता है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलती है, और यहाँ पे हमको मिनिमम रेजिस्टेंस मिलती है। तो रेजिस्टेंस कम है, करंट इजीली फ्लो कर पाएगा, इसलिए हम लोग पैरेलल कनेक्शन को प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ सीरीज कनेक्शन, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं डायग्राम के फॉर्म में आपको ये समझाया हूँ, और जो लिखने के लिए भी आया तो आप इसको बना करके आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए बच्चों अगला टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, तो पावर जो होता है हम लोग इसको P से डिनोट करेंगे। डेफिनेशन है द वर्क डन पर यूनिट टाइम। द वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो P इज इक्वल टू वर्क हमारा पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। P इज इक्वल टू W/T, ये फॉर्मूला को आप याद रखोगे। नेक्स्ट और क्या फॉर्मूला याद कर सकते हो बच्चों, आपने अभी भी देखा है एक फॉर्मूला V इज इक्वल टू W/Q। तो W इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, V इंटू क्यू, है ना। तो मैं एक और फॉर्मूला इसका बना सकता हूँ बच्चों, तो वेट करो, ये मैंने एक फॉर्मूला बनाया P इज इक्वल टू W/T। नेक्स्ट मैं जो W की जगह ये सब्सटीट्यूट कर दूँ तो मैं लिख सकता हूँ P इज इक्वल टू V इंटू Q/T, है ना। अब आप बताओ मेरे को, चार्ज बाई टाइम होता है क्या है, तो बोलोगे सर ये तो करंट होता है, तो मैं इसको भी एक फॉर्मूला मान लेता हूँ, और P इज इक्वल टू V इंटू आई, मैं इसको भी एक फॉर्मूला मान लेता हूँ, है ना। क्लियर है। तो ये 3 फॉर्मूला हम लोग पावर का याद रखेंगे, ठीक है। और जो टाइम के फॉर्म में जब हम इसको फॉर्मूला को और याद करने की कोशिश करें तो देखो Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू IT होता है हमारा, है ना। एक ही बात है। मैं और कुछ फॉर्मूला यहाँ पे, ठीक है। अब देखो P इज इक्वल टू VI आ गया आपके पास। अब मेरे को ये बताओ V इज इक्वल टू क्या होता है,
आई आर होता है ना, तो अगर जो मैं इसमें एक और फॉर्मूला लगाऊँ पी इज इक्वल टू वी की जगह आई आर, तो आई स्क्वायर आर, मेरे पास पावर का एक और फॉर्मूला आ जाएगा जो कि आई स्क्वायर आर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर जब मैं यहाँ पे आई को चेंज करने की कोशिश करूँ तो आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, वी बाई आर लिख सकते हैं। तो पावर का फॉर्मूला मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर, जहाँ से आर से एक आर चला जाएगा, तो पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो अब मेरे पास पावर के कितने फॉर्मूले आ गए, 1 2 3 4 5। अब देखो एक वाले केस में आप इन दोनों फॉर्मूला पे ज़्यादा ध्यान दोगे, ठीक है। इस वाले फॉर्मूला में देखो, एक में जो है इस वाले केस की जब आप बात कर रहे हो तो यहाँ पे पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस दिखा रहा है, और इस वाले केस में देख रहे हो बच्चों कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इस वाले फॉर्मूला की जब आप बात करोगे तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो कौन से फॉर्मूला को कब लगाया जाए, ये एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, यहीं पे आकर के सारे बच्चे गलती कर देते हैं। तो समझने वाली बात यह है बच्चों कि इस वाले फॉर्मूला में देखना क्या है, यहाँ पे आई है, तो आपको जब भी दो वेरिएबल को कंपेयर करना पड़ता है और जो P इंटू आर को आप कंपेयर करना चाहते हो इस वाले फॉर्मूला से, तो आपको इसको क्या मानना पड़ेगा, ये सिंपल फिजिक्स है बच्चों, इसको आपको कांस्टेंट मानना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर जब आपको P इक्वल टू आप इस रिलेशन को दिखाना चाह रहे हो तो आपको V स्क्वायर को क्या मानना पड़ेगा, इसको आपको कांस्टेंट मानना पड़ेगा, है ना। अब मेरे को ये बताओ कि करंट कांस्टेंट किस में होता है, तो आप बोलोगे सर करंट तो सीरीज कनेक्शन में कांस्टेंट होता है। फिर आप बोलोगे वोल्टेज किस में कांस्टेंट होता है, तो फिर आप बोलोगे सर ये तो पैरेलल कनेक्शन में होता है, पैरेलल कनेक्शन में होता है। तो कहने का मतलब ये है जब भी आपको पावर निकालने के लिए कहा जाए और आपको अगर जो कोई सीरीज कनेक्शन मिले, कोई सीरीज कनेक्शन मिले और आपको पावर निकालने के लिए कहा जा रहा है, तब आप इस फॉर्मूला को ही बस यूज करेंगे, इसको आप यूज नहीं कर सकते। जब आपको कोई पैरेलल वाला क्वेश्चन दे करके रखा है और आपको कहा जाएगा कि पैरेलल निकालिए, तो पैरेलल में आप बस इस फॉर्मूला को लगाएंगे, जिसमें आप ये देखोगे कि पैरेलली कनेक्ट किया जाएगा किसी दो बल्ब को, तो उसका पावर घटेगा या बढ़ेगा ये आपको देखना है, ठीक है ना। तो दो बल्ब को पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, है ना पैरेलल है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पावर घट जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको एक ये सवाल बनती है कि कौन सी बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगी, कौन से बल्ब कम ग्लो करेगी। और जो दो बल्ब को सीरीज में कनेक्ट कराया गया, मान लो ये दो बल्ब है, इसको सीरीज में कनेक्ट किया गया बच्चों, तो इसमें रेजिस्टेंस क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो पावर इज, सीरीज का फॉर्मूला क्या है, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ा तो पावर भी हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है ना। चलो उम्मीद है हम समझ में आया होगा। अब कुछ और चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा कुछ कुछ चीज़ तो हमने यहाँ पे देखा है नहीं, जैसे कि पावर की यूनिट। तो पावर की जब आप यूनिट की बात करोगे बच्चों, तो वर्क बाय टाइम यानी कि जूल पर सेकंड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग वाट भी बोलते हैं। जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं, वाट, है ना। और भी बहुत सारी यूनिट बना सकते हैं, वोल्ट एम्पियर बना सकते हैं, फॉर्मूला के हिसाब से बहुत सारे फॉर्मूला इसके बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। और दूसरी बात, पावर एक क्या है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है, तो ये भी हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इस बात को आप याद रखोगे, ठीक है ना। वैसे तो हमको याद करना पड़ता है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट में कितने वाट रहेंगे, 1000 वाट रहेंगे। इस चीज़ को आप याद रखो, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको काम आएंगे, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ये आपके एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब rated 220 volt and 100 watt when it is operated on 110 वोल्ट, 110 वोल्ट, हाँ 110 वोल्ट, when operated at 110 volt, the power consumed will be, the power consumed will be, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है बच्चों, ऑप्शंस भी बहुत सारे दिए गए, कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक बल्ब आप कहाँ यूज करते हैं, आप अपने घर में यूज करते हैं। घर में कौन सा हम लोग वायरिंग यूज करते हैं, पैरेलल यूज करते हैं। तो पैरेलल के लिए पावर का फॉर्मूला क्या हमारा बच्चों, वी स्क्वायर बाई आर। तो आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, वोल्टेज कितना लेना है 220 इंटू 220 बाई पावर कितना बच्चों 100। तो ये हमारा ये चला गया, ये कितना गया 22 इंटू 22 कितना होगा 484। तो ये आ गया 484 ओम, है ना, 484 ओम। ये हमको टोटल रेजिस्टेंस आ गया। ये पहले वाले केस में हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया।
अब इसी रेजिस्टेंस तो फिक्स रहेगा, है ना। अब इसी को हम लोग 110 वोल्ट में ऑपरेट कराएंगे, तब इसकी क्या हमको निकालनी है, पावर निकालनी है। तो P इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, V²/R होती है ना। वोल्टेज हमको कितना लेना है, 110 लेनी है, तो 110 बाई रेजिस्टेंस कितना है, 484, है ना। इसको जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपके पास आएगा कितना, 25 वाट। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इस तरह से सॉल्व करेंगे। बस हमको यहाँ पे ये समझना था कि हमको फॉर्मूला कौन सा लगाना है। हमने जैसे देखा कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड इतना 220 वोल्ट में तो घर में ही यूज करते हैं ना, घर में ये बल्ब कैसे होगी, पैरेलल ही होगी। तो पैरेलल के फॉर्मूला पावर, ये पावर से हमने रेजिस्टेंस निकाला, रेजिस्टेंस को यूज करके हमने 110 वोल्ट के हिसाब से क्या निकाल लिया, पावर निकाल लिया। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अब देखो बच्चों, हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे निकाला जाए। अभी आपने देखा P इज इक्वल टू W/T, तो W इज इक्वल टू P इंटू टी। ये W को, ये वर्क ही हमारे एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहेगा, और हम इसको पावर इंटू टाइम के हिसाब से पढ़ेंगे। यानी कि जितना भी अपने पावर का फॉर्मूला पढ़ा है, उस पावर के फॉर्मूला में बस टाइम का मल्टीपल दे दो, जैसे कि V/I/T, जैसे कि E इज इक्वल टू V²/R/T, जैसे कि E इज इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा है बच्चों, I²R भी पढ़ा है, I²R इंटू टी। ठीक है ना। ये जो फॉर्मूला है बच्चों, ये वाला फॉर्मूला, इसी को जब हम लोग इस एनर्जी को जब हीट के फॉर्म में पढ़ते हैं, हीट के फॉर्म में पढ़ते हैं, तो इसी को कहा जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है ना, इसी फॉर्मूला को क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आपको पूछा जाए तो आप लिखना कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में करंट स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल होता है हीट के, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टाइम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यही है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। तो ये सारे आपके फॉर्मूला एनर्जी के बनेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको निकालने के लिए कहा जाए, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा है, V इज इक्वल टू W/Q, तो W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, तो H इज इक्वल टू V इंटू क्यू। ऐसे करके भी आप हीट निकाल सकते हो। सारे तो एनर्जी है ना, क्योंकि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ये सारे फॉर्म आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी के भी हो जाएंगे। ठीक है, अब एक और छोटा सा टॉपिक हम लोग देखते हैं। छोटा सा टॉपिक जो है हमारा बच्चों यहाँ पे, वो है क्या, वो है रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। तो रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में बहुत बार ये पूछा गया है, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। ठीक है ना। वाले बच्चों 1 किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करने वाले कि कितना जूल होता है। ठीक है, अब देखो 1 किलोवाट आवर जो होता है बच्चों, इसमें 1 किलो में कितना वाट, 1000 वाट, और आवर में कितना मिनट, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो ये कितना आ जाएगा, 6 6 जा 36 के बाद 2 जीरो, और यहाँ पे भी 10 का पावर 3 है ना। तो हम इसको दे देते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 6। तो 1 किलोवाट आवर में होती है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ठीक है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। किलोवाट आवर इज द, ये है क्या बच्चों, देखो किलोवाट यानी कि पावर, पावर इंटू आवर, आवर यानी कि टाइम। हमने क्या कर रहे हैं, बेसिकली पावर इंटू टाइम कर रहे हैं। पावर इंटू टाइम देता है क्या, एनर्जी। तो ये याद रखना, किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ, कमर्शियल यूनिट ऑफ व्हाट, एनर्जी। एनर्जी की क्या है, कमर्शियल यूनिट है। अच्छे से याद रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, अब देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, आप याद रखो। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो मैं आपको समझाना चाहूँ तो बेसिकली जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो आपने पढ़ा वही है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग यहाँ पे रेजिस्टिविटी वगैरह यूज करते हैं। अगर हम थोड़ा सा बात करें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और जो इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट के बारे में हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पे देखो देखने वाली बात ये है, हमने आपको फॉर्मूला बताया H इज इक्वल टू I²RT, यानी कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यानी कि आप ज़्यादा टाइम तक किसी सब्सटेंस को हीट करते हो तो वो गर्म रहता है। इसके आप देखिए बहुत टाइम से घर में टीवी वगैरह चल रहा होता है तो माँ हमारी कहा करती है बंद कर दो बेटा टीवी फट जाएगा, ऐसा पहले कहा जाता था। ठीक है ना। जो बहुत देर से मोबाइल यूज़ कर रहे हो गर्म हो जाएगा, बहुत देर से लैपटॉप यूज़ कर रहे हो गर्म हो जाएगा। यानी कि किसी चीज़ को जब आप ज़्यादा टाइम तक यूज़ करते हो तो उसमें हीट बढ़ जाता है। नेक्स्ट चीज़,
ज़्यादा आप ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ाओगे, ज़्यादा टाइम करोगे यूज़ करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ जाएगा। करंट ज़्यादा, उसको एक्सेस करंट दे देना तो भी जल्दी से हीट कर जाता है, तो इसी को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहा जाता है, ठीक है ना। इसी से हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होती है। जैसे कि मान लो कि मैंने करंट सप्लाई किया और मैंने यहाँ पे लगा दिया नाइक्रोम का वायर। हीटर में देखते हो ना आप, नाइक्रोम का वायर यूज़ किया जाता है। तो हमने क्या किया, करंट पास कराया। अब ये जो मटेरियल जो यूज़ कर रहे हैं, इस मटेरियल का क्या है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी बहुत ही ज़्यादा हाई है। हाई क्यों है, क्योंकि मैं मटेरियल ही यूज़ कर रहा हूँ नाइक्रोम। आपको पता है नाइक्रोम ऐसी मटेरियल है जो कि जिसके पास रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रेजिस्टर्स। तो ये जैसे करंट पास कर रहा है, करंट को ये पास नहीं करना है, रेजिस्टेंस यानी कि रेस्ट्रिक्शन बढ़ा देगा, रेस्ट्रिक्शन बढ़ा देगा तो इलेक्ट्रॉन जो सरफेस पे कोलाइड करना स्टार्ट करेगा, कोलिजन होने के कारण हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ते बढ़ते टेम्परेचर इसका बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते ये वाले सब्सटेंस पूरा क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगा। ऐसे ही हमारे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट काम करता है, ठीक है बच्चों। तो बस ये है आज के हमारे इस लेक्चर में, एक वन शॉट में हमने इस चैप्टर को खत्म किया। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो, ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलो, न्यूमेरिकल्स के लिए ऑलरेडी वीडियोज डाल दिए गए हैं, उसको आप बार बार देख लो। एनसीईआरटी की सारी सोल्यूशन भी करवा रखी है, और एक्स्ट्रा ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर सीरीज पैरेलल वाली भी क्वेश्चन ऑलरेडी करा रखी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है, तो वहाँ से आप इसको देख लो। तो चलो एंड करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। जल्दी से आप कमेंट करके बताओ, अगर जो कमेंट 15 कमेंट से ज़्यादा हो जाता है इस वाले लेक्चर में, तो वैसे मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर को ले आऊँगा, जो कि हमारा होगा मूविंग मैग्नेटिज्म, ठीक है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट जो है आपका नेक्स्ट चैप्टर, वो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करो।